नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में देख रहे हैं कहानी कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। उस कहानी के हमने 3 भाग देखे हैं और अब चतुर्थ भाग देखने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने यह देखा था कि सारे मोहल्ले में, सारे कस्बे में, सारे गांव में खबर फैलती है कि चंदा जो है वह माँ बनने वाली है, चंदा को बच्चा होने वाला है। और वह यहाँ तक देखा था। इसके आगे की कहानी चतुर्थ भाग में आप देख रहे हैं। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजाज लगाना छोड़ विस्तारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी रस्सी खींच टोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। यानी वहाँ जो बात है सुबह की, जो कि चंदा को बच्चा होने वाला है, वह नुक्कड़ में, यानी वो किनारों पर वहाँ कोठरी थी सुनार की, उस कोठरी में सुनी। मुंशी जी ने इतना ही नहीं, नेत्र खोलकर, यानी एक आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों के बाद उसको बच्चा हो रहा है। यह सब खबर फैल चुकी थी। इतना ही नहीं, दर्जी जो था सुदर्शन नामक का, उसने जो अपनी मशीन का जो पहिया है वहाँ हाथ लगाकर रोका और सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। यानी वहाँ जो स्त्री प्रेस करते हुए सुना। और जगपति की बेबी चाची ने औरतों के जमघाट में पड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में। यानी वहाँ ऐसे सुन रहे हैं। और सुनते सुनते जो जगपति की जो चाची थी, वह जगपति की चाची औरतें जहाँ से पानी भरती है उस घाट पर जाकर कहती है कि 6 साल हो गए कि कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, लेकिन आप कैसे हुआ, न जाने किसका पाप है इसके पेट में, ऐसा वह कहती है। और किसका होगा सिवा उस मुस्तंडे कंपाउंडर के। यानी वहाँ उसके घर में जो कंपाउंडर आता है वह कहते हैं कि और किसका होगा, उस कंपाउंडर का ही यह बच्चा होगा। यानी वहाँ चंदा और वहाँ कंपाउंडर के बीच में, बच्चन सिंह के बीच में कुछ न कुछ हो जाने की शंका से वह कहते हैं। न जाने कहाँ से कुलक्षणी इस मोहल्ले में आई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मरजाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब न देखा जाए। यानी वहाँ कहते हैं कि इस गली की ऐसे रीति रिवाज है पूर्वजों से लेकर कि गैर मर्द, यानी बाहर के किसी मर्द से कि वहाँ स्त्री की जान पहचान तक नहीं है। और न जाने ये कुलक्षणी जो है वहाँ चंदा कहाँ से आई है, ऐसा वहाँ कहते हैं। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यानी वहाँ कहते हैं कि यहाँ के जो इस घर के गांव के जो मर्द है, पुरुष है, वह सिर्फ घर की महिलाओं को ही जानते हैं। आस पड़ोस की किसी महिला की खबर तक उनको नहीं होती है, ऐसा वहाँ कहती है। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देविया की तरह गंभीर बनी अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे हिचक गई। यानी वहाँ खुद को पवित्र समझकर वह एक दूसरे को जो बातें करते हुए धीरे धीरे अपने घर लौट गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चल गया था। यानी यह जो खबर थी चंदा को बच्चा होने वाला, यह फैलने से पहले ही वहाँ अपने लकड़ी के स्टॉल पर चला गया था। पर सुनी उसने भी आज ही थी, लेकिन उसको भी पता थी। दिन भर वहाँ तख्त पर कोने की ओर मुँह किए पड़ा रहा। वह सुनने के बाद वहाँ भी आप एक अचंबा सा होकर एक कोने में पड़ा रहा। न ठेके की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिजक पशु की भांति उठा। यानी वहाँ ध्यान वह एक कोने में पड़ा रहा। न व्यापार की तरफ ध्यान था, लकड़ियाँ खरीदने में या बिक्री में उसका ध्यान था, न लकड़ियाँ
चीरने में ध्यान था। इतना ही नहीं, दोपहर का भोजन करने के लिए ही वह घर नहीं गया। जब वहाँ अच्छी खासी रात हो गई, अंधेरा सब तरफ फैल गया, तब वह किसी पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा, जो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। यानी उसने अपनी अंगुलियां जो थे वह एक दूसरे को चटकाई, यानी घिस कर ऐसे बाहों में बगल में दबाई, और वह घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई। यानी वह वहाँ से निकलने के बाद मैदान समाप्त हुआ, फिर एक कंकड़ की सड़क आई, वह सड़क भी खत्म हुई और फिर गली आई। पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। यानी वहाँ गली में जाते ही उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको पकड़ा और उसका रक्त जो था वह निचोड़ लिया है, शोष लिया है। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल ओंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे ही हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। यानी वहाँ उस तरफ जाने के बाद ऐसा लगा कि उसकी सांस वहाँ जाने पर घुट जाएगी या रुक जाएगी, उसकी सांसें रुक जाएगी, उसके धड़कनें थम जाएगी, ऐसा उसको लगा। वहाँ पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वहाँ चारों ओर की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर के भीतर देहरी तक पहुँच गया। वह निस्तब्ध होकर कुछ न बोलकर एकदम कदमों से वहाँ एक हल्के से घर की देहरी तक या चौखट तक पहुँच गया। दाई ओर की रसवाली दहलीज में कूपी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त थी, दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। यानी वहाँ जो रसोई की दहलीज पे कूपी यानी जो दिया था, वह दिया टिमटिमा रहा था, प्रकाश हो रहा था, और वह चंदा जो थी वह अस्त व्यस्त थी, दीवार में सिर टिकाकर सो गई थी, जैसे वह आकाश को देखते देखते ही सो गई। कूपी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। यानी वह उसका जो प्रकाश था दिए का, वह प्रकाश आधे मुख पर पड़ रहा था, तो आधा मुख जो था वह आधा चेहरा प्रकाश में उजाले की तरह दिख रहा था और आधा अंधेरे में था, कालिमा में डूब चुका था, अदृश्य था, वह दिखाई नहीं दे रहा था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज से उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमियता न जाने कहाँ खो गई थी। यानी उसके चेहरे में जो नारीयत्व था, उसकी जो प्रौढ़ता थी, वह उसे आज दिखाई दी, इतने दिनों के बाद, आज 6 साल के बाद दिखाई दी। और वह चेहरे की सारी कमियता, यानी चेहरे पर और भी कुछ कमी थी, वह न जानते हुए भी वह सब कुछ खो गई थी। वह जानने की वह चेष्टा नहीं करता। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो। यानी कोई फूल है, पेड़ से तोड़ा गया है और वह ताज़ा रहने के लिए कि उसको पानी में डालकर ताज़ा रखा जाता है, कृत्रिम ताजगी उसके अंदर भरी जाती है। उस प्रकार चंदा का जो मुख है वह दिख रहा था, जिसकी पंखुड़ियों में टूटने की सुरमयी रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी, और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। यानी वहाँ पर जो पंखुड़ियाँ थी, वह पंखुड़ियाँ तो पेड़ से अलग हो चुकी है फूल, लेकिन उसमें जो गीलापन है, वह गीलापन कृत्रिम है, मानव निर्मित है। वह एक कुछ पल के लिए उस पर एक सजावट है उसकी सौंदर्य, उस पंखुड़ी की। उसी प्रकार जो चंदा का मुख जगपति को दिख रहा था, उसकी पलकें भी भारी हो गई थी। उसका शरीर तो था वह सूजन हो गया था, एड़ियाँ भी थोड़ी सी सूजी थी और नाखूनों के आसपास सूखापन था। जगपति यह देखकर
जगपति जो थे वहाँ रुक जाते हैं और महसूस उठते हैं उसके चाह की बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा गलूश पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले। उसे लगता है कि चंदा को मैं पास ले लूँ, उसकी हाथ उसके शरीर को छूकर उसके शरीर पर जो भी कलंक लगा है वहाँ छूकर अपने सांसों को उसको पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे देवलोक से किसी शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा, यह शाप तो अमिट था। लेकिन कहने को वह कहता है लेकिन कुछ नहीं कहता है, ऐसा वहाँ लगता है। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। यानी जगपति सामने देखता है, उसको लगता है जब एकदम आंखें खोली और जगपति को सामने पाकर ऐसे लगता है कि एकदम वह निर्वस्त्र है, ऐसे उसको अचंभित लगता है। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिया, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। यानी वहाँ देखकर खुद को समेट कर वहाँ उठकर घबरा कर लज्जित होकर रसोई के अंदर जाती है। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। अभी वहाँ जगपति था, जगपति भी एक हताश होकर निराश होकर उसी दहलीज पर उसी चौखट पर सिर टिकाए बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये शोर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था, एक अजीब निस्तब्धता असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्ल पर आकारहीन है। यानी यहाँ पर अंधेरे के कारण कमरे में अंधेरा था और किसी अपरिचित शोर भी सुनाई दे रहा था, ऐसा अजीब लग रहा था। और जब कुछ शांतता निस्तब्धता थी और कोई पद भ्रष्ट थे, कोई अपने पद पर राह पर चलते चलते कोई पद भटक गया हो, ऐसी उसकी अवस्था हो चुकी थी। खाना खा लेते, चंदा का शोर कानों में पड़ा। चंदा कहती है कि खाना खा लेते। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। यानी वहाँ चंदा जो है, चंदा ने खाना खाने के लिए कहा तो वहाँ चंदा की जो बात है टालता नहीं था जगपति। और वहाँ खाना खाने के समय चंदा कहती है कि मैं कल गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वहाँ इस सूचना से परिचित था, बोला अच्छा। यानी वैसे पहले से मालूम हो ऐसे ही कुछ अच्छा सा बोला, अच्छा ठीक है ऐसा बोला। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाली थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। यानी वहाँ निराशता शब्दा में चंदा बोली कि मैंने कुछ दिन पहले ही भैया को एक चिट्ठी भेजी थी। उस ज़माने में तो टेलीफोन मोबाइल कुछ नहीं थे, तो एक चिट्ठी के ज़रिए ही वार्तालाप होता था। तो वह कहती है कि मैंने मेरे मायके में चिट्ठी डाली थी, तो भैया कल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो जगपति ही डूबा डूबा सा निकर मायूस होकर बोलता है कि ठीक है। चंदा का बांध टूट गया और वह वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक कर रो पड़ी, न उठ सकी न हिल सकी। यानी वहाँ सुनकर चंदा वही घुटनों में सिर दबाकर नीचे गर्दन कर सिसक कर रो रही थी, ऐसे इस प्रकार की रो रही थी। और वह जगह से हिली न डुली, वही बैठकर रो रही थी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसने ओंठ पकड़े और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वहाँ फूट पड़ा, यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। यानी वहाँ खुद का जो वह सब कुछ देखता है चंदा को, और देखते हुए वह खुद का क्रोध आता है और क्रोधित होता है और खुद के गुस्से को दबा कर भी न दबाना चाहता, और वह बोल उठता है कि यह सब तुम मुझे क्यों दिखा रही, अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तुम मुझे क्यों दिखा रही हो। जब तुमने ऐसा किया तब तुम्हें शर्म नहीं आई है, और अब मेरी लाश पर क्यों रो रही हो, ऐसा वह बोल रहा है।
तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का शोर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। यानी वहाँ कहती है कि तब की बात तो झूठ है, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगता पड़ा तो वो जगपति ने चंदा के कान के नीचे एक चाटा मारा, वही जोर से, और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। यानी वहाँ उसने कान के नीचे बजाने के बाद घर के अंदर जाकर, कमरे में जाकर, एक कोठरी में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर अंधेरे में रात भर घुटता रहा, सोचता रहा। तो दूसरे दिन चंदा अपने माई के गांव तरफ चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में। यानी वहाँ जगपति जो था, अपने लकड़ी का स्टॉल था, उसी पर रात दिन बिताने लगा। वहाँ बबूल का पेड़ था, वहाँ कब्र थी, वहाँ बबूल का पेड़, ताड़ का पेड़, उन सभी के पड़ोस में वहाँ जगपति वही पूरा दिन रात दिन वही रहता। पर मन मुर्दा हो गया था, ज़बरदस्ती वहाँ अपने को वही रोके रहता। यानी उसका मन जो था वहाँ मर गया था, निर्जीव सा हो गया था, वहाँ खुद को रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमज़ोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा न पाता। यानी वह बार बार उसके मन में विचार आता कि यह सब कुछ छोड़कर मैं चला जाऊं, कहीं भी भटक जाऊं, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल अकेला हो गया था, खोखला हो गया था, लेकिन वह जा नहीं पाता था, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो स्थिति है, वह उसको कहीं ना कहीं उसके मन में बांधे रहती थी। हिराकत भरी नजरें सहता पर वही पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है। यानी वह एक दिन जो है वह घर को ताला लगाकर नज़दीक के गांव में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तब उसके मन में ख्याल आता है कि अभी वो सब कुछ पंगु, यानी सब कुछ उसका जो भी था वहाँ घरदार सब कुछ लूट गया है, सब कुछ वहाँ लूट गया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको लगता है। बिल्कुल लंगड़ा एक रेंगता कीड़ा, जिसके न आंखें है, न कान है, न मन है, न इच्छा है, वहाँ उस बाग में पहुँच गया जहाँ खरीदे पेड़ कटने थे। यानी उसको लगा कि अब मैं एक ऐसा जानवर बन गया हूँ, मेरे पास चलने के लिए पैर नहीं है, कोई रेंगता कीड़ा है उस प्रकार मेरा हो चुका है, मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, कुछ सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, सब कुछ मेरा बिछड़ गया है, खो सा गया है, मेरे पास आप कुछ भी नहीं है, मेरा सारा जीवन यहाँ समाप्त होने वाला है, ऐसा वहाँ जगपति के मन में लग रहा था। वहाँ ऐसे सोचते सोचते जहाँ पर जिस बगीचे में पेड़ काटने के लिए खरीदे थे वहाँ पहुँच गया। दो आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर का आबाद शोर शुरू हो गया। यानी जो आरा यानी जो करवत था वह पेड़ काटने के लिए रखा और वह खींचते खींचते पेड़ काट रहे थे और उस कर की आवाज़ शुरू हो गई। दूसरे पेड़ पर बने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। यानी दूसरे पेड़ पर कुराड़ी से घाव हो रहे थे, वह भी टूटने की कगार पर था। जैसे कुराड़ी का घाव हो रहा था, जैसे सारा पेड़ जो था वह थर्रा जाता, यानी वह काँप जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे काँप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? यानी वह जो था वह भी उस पेड़ की तरह काँप रहा था बैठे बैठे, और उसके मन में शब्द गूंजने लगे थे कि चंदा ने कहा था कि तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? तो अब उसको लगता है क्या वह ठीक कहती? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ, क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए? यानी जो बच्चन सिंह ने जो स्टॉल लगाने के लिए, लकड़ियों का व्यापार करने के लिए इनको पैसे दिए थे, उन पैसों के बदले में उन्हें चंदा के साथ
जो कुछ भी किया, ऐसा उसके मन में भ्रम होता। जो भी ब्याज था वह ब्याज चंदा से वसूल करता था, ऐसा उसको लग रहा था, जिसकी आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए। यानी जो भी आदर्श था, जो भी विश्वास था एक दूसरे पर चंदा और जगपति के बीच में, वह पिघल चुके थे। शकूरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज़ लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मार कर नंगा ला गाड़ी। यानी वहाँ शकूरे आवाज़ देता है कि पेड़ कट गए हैं, वहाँ से तुम गाड़ी। शकूरे कुल्हाड़ी रोक कर, यानी वह कुल्हाड़ी से घाव कर रहा है, तो वहाँ रोक कर कहता है कि मेड़ के मार कर नंगा गाड़ी ला। नंगा, जो शकूरे नंगा को कह रहा है कि गाड़ी ले आ, क्योंकि वह पेड़ कट चुका है। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। यानी जो भैंसों की गाड़ी है, वह आवाज़ सुनकर जगपति का ध्यान जो था वह सोच में जो डूब गया था, उसका ध्यान भटक जाता है। और तब वह देखता है कि जो भैंसों की जो गाड़ी है, वह गाड़ी लकड़ियाँ भरने के लिए आती है। शकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भूर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे। यानी वह कहता है एक गाड़ी तो हो गई है लकड़ी की, और दूसरी जो गाड़ी है वह पेड़ न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। यानी वह शकूरे जो था वह यह पेड़ तोड़ना है ऐसा इशारा करता है, तो वह जगपति उसकी तरफ देखता है और वह हरा भरा रहता है। तो वह जगपति कहता है, अरे ये तो हरा है, इसको छोड़ दो, अभी मत काटो, ऐसा वह कहता है। हरा होने से क्या, अखट तो गना गया है, न फूल का न फल का, अब कौन इसमें फल फूल आएंगे, 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। शकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा। यानी जिस प्रकार वह कहता है ये दिखने में तो हरा है, लेकिन एकदम आखड़ गया है, न भी इसमें फल है न फूल है, यह किस काम का नहीं है, ऐसा उसमें उन्मादी अंदाज में कहा। जैसे वह शब्द जो है, वह शब्द उसने जगपति को कहा, जगपति के कलेजों को लगे, ऐसे उसने शब्द कहा पेड़ के बारे में। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा, और उठकर मेड़ पक्के हुए पर पानी पीने चला गया। यानी वह कहता है कि जैसा तुम ठीक समझो ऐसा कहते हैं, और वह मेड़ पके हुए पर पानी पीने चला जाता है। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। जो गाड़ियां लकड़ी से भरने के बाद शहर की तरफ जा रही थी, तो उसी के साथ वहाँ रास्ते से धूल भरे रास्ते से, कच्ची सड़क से वह जगपति जो थे एक निरुत्साह से, निर्जीव सा क्यों चल रहा है, एक ज़बरदस्ती जीवन कट रहा है। इस स्थिति में वह भी गाड़ियों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। यानी यहाँ पर जो कहानी है वह कहानी फिर से माँ बता रही है कि वहाँ जो है, वहाँ फिर कुछ दिनों के बाद जो राजा जो था, वह राजा घरदार अपना राजमहल छोड़कर चला गया था, और वहाँ चला गया और आने के बाद जब बहुत सारा पैसा कमाकर, धन दौलत कमाकर आया था, उसकी माँ सुनाया करती थी। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। यानी उसका वो राजा का जो पत्ता था वह महल से दूर जो वह पहिया जो था उलझ गया, यानी निकल गया, टूट गया। ये हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। यानी उसका जो पहिया है वह मिट्टी में धंस गया है, फंस गया है। वह एक पंडित कहता है, कुछ कोशिश करने के बाद भी वह पहिया निकलता नहीं, तो एक पंडित कहता है कि सटक के दिन यदि कोई जन्मा हुआ बालक
यदि सुपारी लाकर उस पहिए को छुए तो वह पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की ही है। यानी वह बालक यह सब कुछ सुनते हैं, पंडित की बातें, वही खेल रहे थे और वो बालक कहते हैं कि हमारी जो पैदाइश है यानी हमारा जो जन्म है वह जन्म भी सटक के दिन ही हुआ है, ऐसा वह कहते हैं। पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। वह बच्चे कहते हैं कि हम सुपारी जब लाएंगे तब तुम्हारे पास जो भी धन है उसका आधा धन तुम हमें दे दो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। यानी वहाँ पर जो वह राजा मान लेता है कि आधा धन दे देंगे इस बात को, तो वहाँ घर जाकर सुपारी लाते हैं और वहाँ गाड़ी को छूते हैं और वो गाड़ी का पहिया निकलता है। फिर वह धीरे धीरे गाड़ी चलती है। गाड़ी चलने के बाद आगे जाने के बाद जब महल आया तो वहाँ गाड़ी रोक लेते हैं बच्चे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। यानी वहाँ राजा देखता है कि यह जो महल है यह महल तो मेरा खुद का ही है, तो यह दो बालक मेरे महल में कहाँ से आए, ऐसा वह सोचता है। और महल के अंदर यदि जाता है, जाने के बाद वह उसकी जो रानी है, पत्नी है, वह खुश हो जाती है। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। यानी वह राजा पूछता है तो यह तो ठीक है, लेकिन यह जो बालक है यह बालक कहाँ से आए, किन के है? तो रानी बोलती है यह जो बालक है यह तो हमारे ही राजकुमार है, हमारे ही पुत्र है, ऐसा कहती है। तो वह राजा को विश्वास नहीं होता और रानी दुखी होती है। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। यानी वह जो गाड़ियाँ आई है महल में, वो महल में नहीं, सॉरी, जो लकड़ी की गाड़ियाँ थी जगपति की, वह उस स्टॉल पर आ गई है। आने के बाद वहाँ जो स्टॉल में जगपति आराम से बैठा है और जो मुंशी जो है वह मुंशी जी वहीं से गुजर रहे थे पगडंडी से, तो वहाँ आते हैं इसके पास, जगपति के पास, और कहते हैं कि मैं एक दिन वसूली करने के लिए तुम्हारे ससुराल के नज़दीकी गांव में गया था तो पता चला कि चंदा को 15-20 दिन हुए कि लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सनी सुनाई बातों पर पर्दा पड़ते हुए बोले कि क्योंकि वहाँ कहता है कि 10-15 दिन हुए हैं कि लड़का हुआ है, और वहाँ ऐसा बोलते बोलते आगे जाते हैं जैसे कुछ बोलना चाहे और बोल नहीं पाए। ताका पर वहाँ उसके तीर का निशाना ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। यानी वहाँ कहता है कि कुछ बोलना चाहता था, कुछ विरोध करना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। और वहाँ जगपति बोलता है कि दोनों ही है, देर भी है और अंधेर भी है, ऐसा वहाँ कहता है। अंधेरे तो सरसरा के तिलिया चरितर है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी बेहद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। यानी मुंशी जो है वह बोल रहे थे और बोलते बोलते वहाँ कुछ ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में कुछ और बात है और बोल कुछ और रहे हैं। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छा रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने क्या कहने को। जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। यानी वहाँ कहता है कि अब मुंशी जी जो है मौन भरे शब्द कुछ बोलता नहीं है और एक तरफ मुंशी की तरफ देखता है, मुंशी जी की बातें सुनता है। तो उसको लगता है जगपति को
कि वहाँ जो भी है अब यहाँ मुंशी जी गांव में जाकर सब कुछ बता देंगे और नाहक सभी फिर से वही चर्चा होगी, ऐसा वह कहता है। और फिर जगपति पूछता है। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुँह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वही का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी, सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। यानी वह कहते हैं कि मुंशी जी कि जो तुम चंदा जो है वह दूसरे के घर जाकर बैठ गई, यानी दूसरे के यहाँ विवाह किया है, ऐसा ही समझो। विवाह है, कोई मधुसूदन है, और वहाँ जो बच्चा जो है, बच्चा दोनों के बीच में दीवार है, बच्चों की अड़चन है, और वहाँ बच्चा रखने को तैयार है, आगे राम जी की मर्जी, ऐसा वह कहता है। और वो बच्चा रखने के लिए भी तैयार है। जगपति की सांसें गले में अटक कर रह गई, बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पतराई सी जड़ी थी। यानी यह बात सुनकर उसकी सांसें जैसे रुक गई हो, ऐसा कुछ उसको लगता है। और वह एक टक लगाकर पतराई आंखों से मुंशी की तरफ देखता है। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, आप काहे का शर्म लिहाज। वह कहता है कि वह अदालत में यदि कोर्ट कचहरी में यदि जाते हैं तो बच्चा तुम्हें मिल सकता है। मुंशी जी कहते हैं, अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोगे की कोशिश करो। कहते कहते वह अपने में खो गया। यानी वह मुंशी जी कहता है कि अदालत में जाकर बच्चा हम मांग सकते हैं। तो वह कहता है जगपति कि बच्चा मैं किस मुंह से मांगू बाबा, न मैं खुद में ही बना हूँ, न पैसों से हूँ, न इज्जत से हूँ, न मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब कुछ तरफ से मैं टूट गया हूँ। और संजोग कि मैं किस प्रकार मैं खुद को संवारूँ, किस प्रकार खुद को संजोगूँ, किस प्रकार मैं मेरा घर बसाऊँ, ऐसा वह कहता है और फिर खोसा जाता है। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रास्ता झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे, उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब वहाँ दोनों मुंशी और जगपति दोनों साथ साथ आते हैं और वहाँ चलते चलते कोठरी पास आने पर जगपति के पीठ पर हाथ रखकर वहाँ सहलाते हैं और वहाँ कोठरी में उसके घर मुंशी जी चले जाते हैं और वहाँ जगपति को छोड़ देते हैं। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता चला आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहाँ घर में ऐसे चला आता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, कुछ पता ही नहीं हो, ऐसे वह चला जाता है। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। यानी वहाँ जब उनके चाची के घर के पास से गुजर रहे थे तो उसके कानों में एक शोर आता है, किसी की आवाज़ आती है, तो वह था आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। यानी जो कुल की जो कुल होता है उन कुल को नाम रखने वाले, कुल को नाश करने वाले आ गए, ऐसा उसका शोर सुनाई देता है। उसने ज़रा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइया बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। यानी वहाँ रुक कर ज़रा उस चाची के घर की तरफ देखता है तो जब सभी घर की चाची और उसकी चाची की बहू यानी इनकी जगपति की बहू भौजाइया वहाँ सब वहाँ पर थी और चंदा की चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ देखकर चुपचाप वहाँ से जगपति निकल जाता है। कितने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। अभी वह एकदम घर का ताला बहुत दिनों के बाद खोलता है और ताला खोलने के बाद एकदम उसको अंधेरा सा लगता है और उसको याद आता है कि जब वह पहले अस्पताल से ठीक होकर चंदा के साथ वहाँ आया था और उसने कहा था कि उजाला करो, अंधेरे में मेरे पैर तुड़वाओगी क्या, तुम्हारे पास कभी कुछ रहा ही क्या, ऐसा उसने कहा था। ये बात उसको जगपति को याद आती है। बेवा चाची का वहाँ जहरबूझ तीर
आ गए राजा निर्बंसी अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था। यानी वह उस दिन कहाँ था, अस्पताल से आते ही राजा निर्बंसी आ गए कहाँ था, और आज कहाँ है सत्यानाशी कुलबोरन, यानी कुल को नाश करने वाले, कुल को डुबोने वाले आ गए। ऐसा वह उसका वाक्य था जो चंदा को छेद रहा था, यानी उसने चंदा को व्यंग किया था, चंदा को ये कहा था, ऐसा वह था। तुम्हारे कभी कुछ न होगा और उस रात की शिशु चंदा, यानी वह इसके तुम्हारे कभी कुछ न होगा, यानी जगपति ने कहा था चंदा को कि तुम्हारे यहाँ कभी, वह कहती है कि वह दिया जलाने के लिए तेल न होता है, तो वह चंदा कहती है कि उजाले करने के लिए तेल न होगा। तो वहाँ जगपति कहता है उस समय अस्पताल से आने के बाद कि तुम्हारे कभी कुछ न होगा, यानी वह कहता है कि तुम्हारे पास कभी कुछ न होगा और कभी कुछ न रहेगा, ऐसा वह कहता है। उसको सब कुछ याद आता है। और उस रात की शिशु चंदा, यानी वह अंधेरे में चंदा के मुख पर झुककर देखता है और वह शिशु की तरह चंदा का सौंदर्य उसको दिखता है। वह सब कुछ आप याद आ रहा है। चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है, यानी उसको या भी चंदा को तो लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, यानी वह किसी आदमी के बच्चे को जन्म न देती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, यानी वह नारी न बनती तो और इतनी समस्या न बनती, ऐसा इसका कहने का मतलब है। बच्ची ही बनी रहती, यानी जिस प्रकार वह बच्ची है उसी प्रकार वह रहती, यदि विवाह न होता, यदि यह समस्या न आती तो। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा का यह सब क्या करने जा रही है, यानी चंदा अब यह क्या करने जा रही है, दूसरे के साथ घर बसाने जा रही है। उसके जीते जी वहाँ दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या। यानी वह कहता है, सोचता है कि चंदा, मेरे जीते जी चंदा कहीं दूसरे के यहाँ कैसे जा सकती है, और चंदा को भी यह विचार आना चाहिए कि वह कैसे, आखिर क्यों जा रही है, यह भी उसके मन में सवाल उठता है। पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं, वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं वह उनका कौन है। यानी वह सोच रहा है कि एक बार वह मुझको पूछताछ तो करती, मेरी खबर तो लेती, इतना ही नहीं बच्चा हुआ है, मैं तो कायर हूँ, मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन वह एक बार तो मेरी खबर लेती, उसका मैं कौन हूँ। ऐसा यह खुद को सवाल पूछ रहा है जगपति। कोई भी नहीं, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। यानी वहाँ यहाँ पर ये जो यह वाक्य परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। यह कहता है कि बच्चा ही उसकी संतान ही एक जो ऐसी है जो पति पत्नी के रिश्ते को कायम बनाए रखती है, उनके जीवन की जो धुरा है, उनके जीवन को आगे बढ़ा ले जाती है। यदि किसी स्त्री बच्चे को जन्म न देती तो एक वह वेश्या की तरह ही उनका जीवन बन जाता है, और वह एक कीड़ा रूपी, एक वासना रूपी लिपट सा जीवन हो जाता है। उनको स्त्री को बच्चा होना या मातृत्व प्राप्त होना ही एक स्त्रीत्व की निशानी है, या स्त्री होने का एक निशान है, एक प्रूफ है, ऐसा वह कहना चाहते हैं। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह ज़रूर औरत थी, पर सोए मैंने उसे नरक में डाल दिया। यानी वह कहता है, सोच रहा है कि चंदा औरत नहीं थी, वह तो औरत थी, लेकिन मैंने ही स्वयं उसको नरक में ढकेल दिया। यानी वह कामकाज के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो बच्चन सिंह ने उसकी मदद की और पैसे दिए। यह सब कुछ तो वह सोचकर ऐसा कर रहा है कि मैंने ही उसको नरक में ढकेल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद्व सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूधी सी और छूती महक को समेट लेता। अभी वह सोच रहा है कि वह बच्चा तो मेरा नहीं है,
यह तो बात है, लेकिन चंदा जो मेरी है, चंदा जो मेरी पत्नी है, मैं उसको एक बार यहाँ ले भी आता, उसके अधरों को देखकर, उसके निर्द्वंद्व सोई पलकों को निहारता, उसकी सांसों को छूने की कोशिश करता और उसकी महक को मैं समेट लेता। ऐसा वहाँ सोच रहा है मन ही मन। कहीं ना कहीं इस कहानी में भी मनोविश्लेषणात्मक का चित्रण भी हुआ है, मन का विश्लेषण भी हुआ है। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए, चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। यानी आज जो घर था, आज घर में दिया जलाने के लिए भी दिया जलाने के लिए भी कोई भी नहीं था। न चंदा के लिए कोई दिया जला सकता था और न जगपति के लिए, और वह चंदा भी नहीं रही, चंदा को तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज लेता। कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता, काम पेड़ कहाँ से कटते। और तब शकुरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए। यानी वहाँ सोच रहा है कि कर्ज न लेता तो यहाँ लकड़ी का व्यापार कैसे चलता, और न चलता वहाँ देने के लिए। तब ऐसे सोचते सोचते उस प्रकार वहाँ जो शकुरे ने शब्द कहते, हरा होने से क्या 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 अटक तो गया है, वहाँ सोए भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। यानी वहाँ वो जो शकुरे के जो शब्द है, वह शब्द उसको सुनाई देते। शकुरे ने कहा था, यह पेड़ तो दिखने के लिए हरा है, लेकिन उखड़ सा गया है, ना ही इस पर फल है, ना ही इसके फूल है, व्यर्थ है। जैसे अब इसको लग रहा है कि वो शकुरे ने वह शब्द जो पेड़ के लिए कहे थे, वह मेरे लिए कहे थे, ऐसा उसको सोच रहा है। और उस पेड़ की तरह ही मेरा ही जीवन निरर्थक है, ऐसा वह इसको जगपति को लग रहा है। कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया, लेकिन जो भी अभी सोचा उस पर कभी विश्वास न हो पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ ही रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। यानी वह कर्ज के अंदर दबा हुआ है, सारा कर्ज के बोझ में कुचला गया है। एक दिन उसने ही कहा था कि किसी से उधार लेने के लिए, चंदा को उसने मनाया था, इनकार किया था उधार लेने से दवाई के लिए, लेकिन वह अब खुद उसको बिना बताए वह ले रहा था कर्ज, और उसके नीचे वह दब गया था। सारी नसें जो थी वह कुचल जा रही थी, फट गया था, खुद को टटोलना भी नहीं चाहता था, इतना सब कुछ वहाँ दब गया था, निस्सहाय होकर रह गया था। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, राजा देखते रह गए। यानी वह माँ सुनाया करती थी, वह राजा निर्बंसिया की कहानी। जो राजा उसके चरित्र पर संशय लेते हैं रानी के कि यह दो बच्चे किसके हैं, कहाँ से आए, और रानी कहती है कि ये तो हमारे ही राजकुमार है, और राजा उस पर संशय करता है। तो वह रानी किसी अपने देवता के मंदिर जाकर, कुल देवता के मंदिर जाकर खुद को सिद्ध करने के लिए तपस्या करती है। राजा देखते हैं उसकी तरफ, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। यानी जो उसकी तपस्या थी रानी की, वहाँ तपस्या में बैठी और उसकी तपस्या फल लाई, और कुल देवता जो थे वहाँ प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत वहाँ अपनी शक्ति से कुल देवता उन दोनों बालकों को एक छोटा बनाते हैं, छोटा बच्चा बालक बनाते हैं, शिशु बनाते हैं, और रानी की छातियों में दूध उमड़ कर आता है, और वह दूध बालकों के मुंह में गिर पड़ता है, और शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र है। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। यानी यह सब राजा ने देखा, और राजा को आपने किए हुए इस पर पश्चाताप होता है, और वो रानी के चरण पकड़ता है, पैर पकड़ता है, माफ़ी मांगता है, और कहता है कि यह दो पुत्र मेरे ही है। ऐसा कहकर वह अपना राजकाज संभालने लगता है। यह कहानी माँ बता रही थी। अब जगपति की कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है।
पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। यानी वह उसी रात में सब कुछ सोचते सोचते जगपति जो था, जगपति सब कुछ कारोबार त्याग कर, जो भी लकड़ी का कारोबार था वह त्याग कर वह अफीम और तेल पीकर मर गया, यानी खुद को उसने समाप्त कर लिया। और वहाँ बच्चन सिंह जो कंपाउंडर था उसके कर्ज के नीचे दबकर मर गया और वहाँ सब कुछ हो गया था। राजा ने दो बातें की माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के लिए सिक्कों पर पड़े। यानी यहाँ पर जो चंदा थी, चंदा न रानी थी न ही कोई कुल देवी थी जो इनकी शक्ति से इनके अंदर का जो संभ्रम है वह समस्या दूर कर सके, न ही इस काल में कोई नहीं है, ऐसा वह कहता है। और जगपति अफीम और तेल पीकर खुद को समाप्त कर देता है। राजा ने दो बातें की थी, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम का उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। यानी उसने रानी के नाम से एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और सिक्कों पर अपने बड़े राजकुमार उत्तराधिकारी का नाम एक बनवाया था सिक्कों पर, जो कि सारे राज्यों को पता चले कि यह मेरा उत्तराधिकारी है या मेरे बाद गद्दी संभालने वाला है। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। अभी वह मर रहा है और मरते मरते वहाँ एक चिट्ठी दो चिट्ठियाँ लिखता है। एक उसमें चंदा के नाम थी और एक कानून के नाम थी। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। यानी उसने चंदा को लिखा था चिट्ठी में कि चंदा, मेरी लाश 2-3 दिन में दुर्गति हो जाएगी, यानी वहाँ उसको सही ठिकाने लगा दिया जाएगा जब तक तुम आओगी। और वहाँ कहता है अंतिमतः कि चंदा इंसान को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, यानी जो मन के जो विचार है, मन की जो घुटन है, मन की जो दर्द भरा हुआ है, वह सब इंसान को मारता है, बल्कि पाप नहीं मारता, पश्चाताप मारता है। वहाँ कहता है मैं तो पहले से ही अंदर से मर चुका था, यानी वह अस्पताल से ही जो विचार कर रहा था, जब वह खुद को समझ रहा था कि मैं निसहाय हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं, तब से वहाँ मर चुका था, ऐसा वहाँ कहता है। और कानून को लिखा था उसने, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। यानी वह कहता है कि मुझे किसी आदमी ने या किसी इंसान ने या किसी दुश्मन ने नहीं मारा है, मुझे मेरे जहर ने मारा है, मुझे पता है। यानी जो पोस्टमार्टम होगा उस पोस्टमार्टम में मेरा सीना चीरा फाड़ दिया जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। यानी जो रुपए लिए हैं बच्चन सिंह से, और वह बच्चन सिंह से रुपए के कर्ज के कारण वह खुद को समाप्त करता है। और जो भी पारिवारिक स्थिति थी, उनकी घर की स्थिति, वह एक विचारों के इसमें दबकर खुद को समाप्त कर लेता है, ऐसा वह कहता है। उसी ने मुझे मारा है, यानी उस जो मन के भ्रम में और कर्ज रुपए ने ही मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। वह अंतिमता लिखता है, कानून से कहता है, प्रार्थना करता है कि जब तक मेरी लाश न जलाई जाएगी, जब तक चंदा जो है वह बच्चों को लेकर न आएगी और वह मेरी लाश को, बच्चा है वह आग दिलवाएगा, ऐसा वह कहता है। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी यही खत्म हो गई। पर यानी यहाँ पर अंतिमतः लेखक कहते हैं कि यह कहानी समाप्त हो गई, ऐसा माँ ने कहा। तो आसपास के जो बच्चे थे कहानी सुन रहे थे, उन बच्चों ने फूल चढ़ाए और वो कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है,
लेकिन यहाँ मैं यह बात कहना चाहता हूँ, अभी भी इस समाज में ऐसे जगपति जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इस समस्या के अंदर खुद को ढालकर खुद को समाप्त करते हैं। यह इस प्रकार की कहानी थी, यह राजा नीरबंसिया। यह कहानी हमने 4 भागों में देखी। उन बाकी 3 भागों की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और ऐसे ही निःशुल्क हिंदी नेट सेट के पाठ्यक्रम की कहानियाँ हो या अन्य विधाएँ हो, ऐसे सभी का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए और नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।